हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि चौधरी और मैं आप सभी का पुनः स्वागत करूंगा आप सभी के परिवार पार्थ अकेडमी में। और आप सभी मेरे साथ पढ़ रहे हैं फाउंडेशन रक्षक बेज। आप सभी जानते हैं फाउंडेशन रक्षक बेज में मैं आप सभी को 23 कंप्लीट प्रैक्टिस सेट पढ़ा चुका हूं और प्रैक्टिस सेट नंबर 24 में मैं आप सभी का पुनः स्वागत करूंगा। और आप सभी से माफी भी चाहूंगा कि पिछले 4 से 5 दिनों से हमारी क्लास नहीं हो पा रही थी। प्रमुख कारण थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, लेकिन अब सारी चीजें अब से आप सभी को मेरी क्लासेस इसी फाउंडेशन रक्षक बेस में रेगुलर होती हुई देखने को मिलेगी। तो मैं मान के चलूंगा मैंने जितना भी आप लोगों को पढ़ाया था, यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 23 तक मैं आप लोगों को पढ़ा के गया था, आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, नोट्स बनाए होंगे और आप सभी ने कंप्लीट रिवीजन करके रखा होगा। तो चलिएगा बिगर किसी देरी से शुरुआत करेंगे आज की क्लास के पहले प्रश्न के साथ में। और इसके साथ यदि आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो और अपने दोस्त लोगों के साथ इस क्लास को जरूर शेयर करिएगा। चलिएगा भारतीय संविधान से रिलेटेड, क्योंकि मैं ऑफलाइन में मेरी जितनी भी ऑफलाइन बैच चल रही है, खासकर भारतीय सेना के लिए, उनमें सब में अभी भारतीय संविधान ही पढ़ा रहा हूं, तो उन्हीं के लिए। और अगर आप पढ़ सकते हैं तो आप सभी के लिए पहला प्रश्न है, ये रहा पहला प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। हालांकि इन सवालों का इतना ज्यादा लेवल नहीं है जितना कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, हमें वनडे एग्जाम में देखने को मिलता है, लेकिन आर्मी के बिहाफ से इनका अच्छा खासा लेवल रहने वाला है। तो आर्मी वाले स्टूडेंट जितना ज्यादा फोकस कर सकते हैं इन सवालों पर करना। चलिएगा पहला सवाल की ओर रुख करेंगे और पहला सवाल जो है हम लोगों को देखने को मिलेगा, मुख्यमंत्री का प्रावधान किस आर्टिकल या अनुच्छेद में दिया गया है। हम लोगों से सवाल पूछा है कि क्या राज्य के लिए एक मुख्यमंत्री होगा, तो मुख्यमंत्री के पद का सृजन भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल से हम लोगों को दिया गया है। देखिएगा पहले मैं एक बात को लोगों को बता दूं, कई विद्यार्थी ऐसे बोल रहे हैं कि भर्ती कब आएगी या भर्ती की प्रक्रिया कब होगी। बहुत सारे ऐसे महारथी टीचर है ऑलरेडी जो वीडियो बनाकर डाल रहे हैं कि पहले उन्होंने बोला था 10 तारीख को आई थी, फिर उन्होंने बोला था 15 तारीख को आएगी, अब कुछ ने बोला है 20 तारीख को है। तो मेरी बात समझिएगा, अभी मुझे ही नहीं पता, मैं इतने सारे स्टूडेंट को पढ़ाता हूं कि भर्ती कब आएगी, तो अभी किसी को पता नहीं है भर्ती कब आएगी। लेकिन हाँ, ये सब तर्क यही लगा रहे कि फरवरी के जो लास्ट वीक होगा फरवरी का, उसमें जरूर हमें भारतीय सेना का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अभी धैर्य रखें, ज्यादा टेंशन ना ले, अभी फोकस करें केवल पढ़ने पर। लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये रहा सवाल, मुख्यमंत्री के पद का जो प्रावधान, जो अनुच्छेद कौन से आर्टिकल में देखने को मिलेगा। आर्टिकल 163 में है, आर्टिकल 164 में, आर्टिकल 132 में, आर्टिकल 63 में हम लोगों को देखने को मिलेगा। मैं मान के चलूंगा आपने जिस किसी भी टीचर से पढ़ा होगा, उन्होंने श्रीमान जी ने आप लोगों को ये पढ़ाया होगा, आप सभी जानेंगे कि आर्टिकल 164 164 में हम लोगों को यहां पर मुख्यमंत्री कौन का प्रावधान है, मुख्यमंत्री का जो है प्रावधान हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। अब आप लोगों को ये अगर सवाल पूछा एग्जामिनर ने, अगर यहाँ पे प्रश्न ये बनाया कि मुख्यमंत्री जो है, मान लीजिएगा ये भारत के मतलब कोई भी राज्य में जाके, जैसे हमारे मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो डॉक्टर मोहन यादव जी, डॉक्टर मोहन जो है यादव जी, ये वर्तमान जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अगर हम मध्य प्रदेश के यदि हम लोग गवर्नर की बात करेंगे, मध्य प्रदेश के गवर्नर की बात करेंगे तो छगन भाई पटेल, ये वर्तमान में छगन भाई पटेल ये वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल है। ये हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल है। तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि पर्टिकुलर जो सीएम होगा, सीएम की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, तो सीएम की जो नियुक्ति की जाती है या जो सीएम नियुक्ति की जाती है वो किसी गवर्नर या राज्यपाल के द्वारा की जाती है। आप लोगों को आपसे सवाल पूछेगा मुख्यमंत्री का अपॉइंटमेंट या मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, तो जवाब हो जाएगा गवर्नर के द्वारा की जाएगी फॉर एग्जांपल। और मध्य प्रदेश में या पर्टिकुलर हर राज्य में मुख्यमंत्री का वर्णन हमें जो आर्टिकल 164 में देखने को मिलेगा। राज्यपाल का उल्लेख कहां देखने को मिलेगा, तो आर्टिकल 153 में हम लोगों को राज्यपाल का उल्लेख देखने को मिलेगा। राज्यपाल ही होगा जो व्यक्ति मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। अब आपको पूरी प्रक्रिया यहां पर याद होगी। आर्टिकल 163 में क्या देखने को मिलेगा कि जो गवर्नर होगा, गवर्नर को यहां पर सलाह देने के लिए आप लोगों को याद होना चाहिए, गवर्नर को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद का प्रावधान है। एक मंत्री
परिषद का प्रावधान है। यानी पर्टिकुलर हर एक राज्य में जो गवर्नर होंगे, जो भी गवर्नर होंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है जो कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं वो गवर्नर होते हैं, तो गवर्नर को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद बनाया जाएगा। जिस तरीके से हम लोग केंद्र सरकार के बारे में पढ़ते हैं, केंद्र के बारे में पढ़ते हैं, तो हम लोग वहां पर पढ़ते हैं अक्सर आर्टिकल 74, जिसमें हम लोग देखते हैं कि जो महामहिम राष्ट्रपति होंगे, राष्ट्रपति को, महामहिम राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद बनाई जाएगी और इसी मंत्री परिषद का जो प्रधान होता है वो वहां पर प्रधानमंत्री होता है। और यहां पर आर्टिकल 163 के तहत जो गवर्नर को सलाह देने के लिए जो मंत्री परिषद बनाई जाएगी, उसी मंत्री परिषद का जो प्रधान होगा वो मुख्यमंत्री होगा। मैं मान के चलूंगा आप सभी को याद होगा। आर्टिकल 63 में हम लोग देखेंगे कि यहां पर भारत के उपराष्ट्रपति का उल्लेख है। उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख जो है हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो मैं मान के चलूंगा आप लोगों को सब कुछ याद होगा, जितने भी ऑफलाइन वाले स्टूडेंट हैं एटलीस्ट उनको तो ये याद होगा, क्योंकि मैंने कहा है कि अब 2024 में रिटर्न हुआ था भारतीय सेना का 163 कट ऑफ था, ये 200 में से कट ऑफ देखने को मिला था। लंबी भर्ती में थोड़ी सी ढीले है भर्ती, पिछली बार 13-14 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट हो गए थे, इस बार अभी कोई ऐसा होता हुआ नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी विद्यार्थी लगे हुए हैं और बड़ी संख्या पे जो लगे हुए हैं, जो विद्यार्थी पहली बार देख रहे हैं, हमने, अगर आप भारतीय सेना की तैयारी करना चाहते हैं ऑफलाइन हमारे साथ और हमारी टीम के साथ, तो ये फाउंडेशन रक्षक बैच आप सभी के लिए। आप चाहते हो बिल्कुल बेसिक से आप सभी की तैयारी हो, आपने कभी भारतीय सेना की तैयारी नहीं की है, तो ये बैच आपके लिए। आप लोगों को आना पड़ेगा पार्थ एकेडमी को ऑफलाइन सेंटर पे। ऑनलाइन एक भी बैच नहीं है, केवल ऑनलाइन में इसी तरीके के एमसीक्यू पढ़ाता हूं, तो ये ऑफलाइन बैच है देवास में। आप सभी जानते हैं कि देवास में आप सभी की संस्था पार्थ एकेडमी। और अब हम लोग मैंने आप लोगों को मैंने ये समझा दिया है, मैं मान के चलूंगा आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करेंगे सवाल नंबर 2 पर। तो सवाल नंबर 1 नोट कर लीजिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट लगे, वरना मैंने तो आप लोगों को पढ़ाया है, अगर नहीं भी लिखते हो, नहीं भी लिखना ना तो हाथ पैर टूट जाएंगे, लिखना जरूर उसको। सवाल नंबर 2 है कि उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताएं जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था। अब देखिए महाभियोग की प्रक्रिया, अब आप इस तरीके से समझने का प्रयास करो कि जो महाभियोग की प्रक्रिया होगी, महाभियोग की प्रक्रिया केवल भारत के राष्ट्रपति के ऊपर लाई जा सकती है। हम लोगों ने पढ़ा था कि आर्टिकल क्रमांक 61, जिसमें हम लोगों ने महाभियोग, जिसमें क्या पढ़ा था, जिसमें हमने जो पढ़ा था महाभियोग की प्रक्रिया। और अब ये जो महाभियोग की प्रक्रिया हम लोग कहां से लेकर आए थे, यूएसए से लेकर आए थे। और महाभियोग की प्रक्रिया केवल भारत के राष्ट्रपति, केवल वहां पर, कहां पर दोस्तों, केवल भारत के राष्ट्रपति पर चलाई जा सकती है। लेकिन अब इस प्रक्रिया में क्या होता है कि लोकसभा में आप लोगों को 2/3 बहुमत चाहिए, राज्यसभा होगी, राज्यसभा में 2/3 बहुमत चाहिए। अगर यहां पर दोनों तरीके से पास आउट होता है, इसके पूर्व में महामहिम राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना देना होता है कि हाँ हम आपके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया ला रहे, यानी हम आपको आपके पद से हटाने का प्रावधान की प्रक्रिया लेकर आ रहे, जिसको ही महाभियोग की प्रक्रिया कहा जाता है। अब यहां पर यह समझना पड़ेगा कि राष्ट्रपति जो है वो महाभियोग की प्रक्रिया के तहत 2/3 बहुमत से हट जाएगा। लेकिन इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी संविधान के अतिक्रमण करने का प्रयास करे। संविधान का अतिक्रमण करने का प्रयास, इसका मीन्स ये बोलना चाह रहा है कि संविधान के विरुद्ध जाकर करे। जब भारत का राष्ट्रपति हो चाहे सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो, यदि दोनों व्यक्ति संविधान के विरुद्ध जाकर, यदि इन दोनों के द्वारा कार्य किया जाएगा, तो संसद में इनके खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया जैसी, आई रिपीट, महाभियोग प्रक्रिया जैसी, महाभियोग नहीं, महाभियोग प्रक्रिया, महाभियोग तो केवल राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है, लेकिन महाभियोग प्रक्रिया जैसे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भी आप हटा सकते हैं। तो ये बात हो रही है जस्टिस रामास्वामी जी के बारे में। इनको खिलाफ संसद में पहली बार एकमात्र ऐसे न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे जिनके खिलाफ महाभियोग, इनको हटा ली गई थी, डोंट वरी। तो हम लोग बात कर रहे थे महाभियोग की प्रक्रिया के ऊपर, तो हम लोगों ने देखा था ऐसी प्रक्रिया जस्टिस रामास्वामी जी के खिलाफ लाई गई थी और इनको इनके पद से नहीं हटाया गया था, बल्कि इन्होंने उसी वक्त त्याग पत्र दे दिया था। इस कंडीशन में मुख्य न्यायाधीश भी सोचते हैं कि नहीं बदनामी होगी, तो पहले ही त्याग पत्र देकर
फ्री हो जाओ यहां से। चलिए सवाल नंबर 3 पर चर्चा करते हैं, और सवाल नंबर 3 जो हम लोगों को देखने को मिलेगा इसी प्रकार का पैटर्न रहेगा, और यही सवाल रहेगा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो यहां पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय है और इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? अरुण कुमार गोस्वामी, प्रशांत कुमार या मिश्रा, रश्मि मनहरमन भाई या अरुण भंसाली। तो अरुण भंसाली हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अरुण भंसाली। यहाँ के ये जो हम लोगों को कौन सा कोर्ट देखने को मिलेगा? यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट देखने को मिलेगा। इसके मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और अगर ये कहां के, ये अगर यूपी के गवर्नर के बारे में पूछ लेगा तो आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन जो पटेल हैं आप सभी जानेंगे, ये वर्तमान में यूपी की जो गवर्नर है, यूपी के सीएम का नाम तो आप सभी को याद होगा, नो डाउट। चलिएगा सवाल नंबर 4 पर चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 4 जो हम लोगों को देखने को मिलेगा, सवाल इस प्रकार से है, 18वीं लोकसभा चुनाव के साथ निम्नलिखित में किस राज्य के विधानसभा चुनाव नहीं हुए? आप सभी जानेंगे कि हाल ही में 2024 में लोकसभा चुनाव हुए थे। 9 जून 2024 को ये भारत के वर्तमान तात्कालिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने पीएम पद की शपथ लिया था। और जो चुनाव जो प्रमुख रूप से 2024 के चुनाव हुए वो 7 चरणों में, कितने चरणों में? 7 चरणों में हम लोगों को देखने को मिले, ये आप लोगों को याद होना चाहिएगा। अब जब 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव हुए तो, लेकिन यहां पर यह पूछा है कि लोकसभा के साथ 3 ऐसे स्टेट थे, मतलब जिनके विधानसभा के भी सदस्य हुए, तो विधानसभा के भी चुनाव हुए। तो वही आप लोगों से सवाल यहां पर पूछ लिया है कि विधानसभा चुनाव किसके यहां पर नहीं हुए थे। ओडिशा में क्या विधानसभा चुनाव हुए थे? बिल्कुल, यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। आंध्र प्रदेश में बिल्कुल चंद्रबाबू नायडू यहां पर बनते हैं। अरुणाचल प्रदेश में बिल्कुल यहां पर बीजेपी की सरकार बनती है। राजस्थान में ये चुनाव नहीं हुए थे, राजस्थान में चुनाव नहीं हुए थे। यानी लोकसभा के चुनाव के वक्त 3 ऐसे भारतीय राज्य थे जिनके विधानसभा के चुनाव हुए, और जो विधानसभा के चुनाव हुए थे वो ये शुरुआत वाले 3 थे, या आपका उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और आपका अरुणाचल प्रदेश। राजस्थान यहां पर नहीं था। तो ये हमारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार का पैटर्न भारतीय सेना में आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब देखिए सवाल नंबर 5 पर हम सभी मिलकर चर्चा करेंगे। कौन से आर्टिकल के तहत भारत के उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकते हैं? अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट के बारे में नहीं पूछा है, पर्टिकुलर उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट। क्या भारत में फेडरल सिस्टम है, भारत में उच्च स्तरीय न्याय प्रक्रिया, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला या सत्र न्यायालय जिसको हम लोग बोलते हैं। अब इसके अंदर जो है केवल उच्च न्यायालय हाई कोर्ट पर चर्चा की है। आर्टिकल 131 में है, देखो यहां पर सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार, सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार के बारे में वर्णन होता हुआ देखने को मिलेगा। इसके बाद आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 वो आर्टिकल है जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट जो होगा, सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। ये आप लोगों को याद होगा। आर्टिकल 143 में आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, यहां पर जो भारत का राष्ट्रपति होगा, भारत का राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कोर्ट से, किससे कोर्ट से? सुप्रीम कोर्ट से यहां पर कानूनी सलाह, कानूनी जो सलाह है ये कानूनी सलाह लेगा। आप सभी को याद होना चाहिए। आर्टिकल 256 ही सवाल का, 226 ही सवाल का राइट आंसर है। इसी आर्टिकल 226 में दिया गया है कि यहां पर जो है, जो हाई कोर्ट जो होगा, हाई कोर्ट वो अपनी रिट जारी करेगा, रिट जारी कर सकता है। ये आप लोगों को याद होना चाहिए। मैं एक बार पुनः रिपीट करूंगा आप सभी के लिए। आर्टिकल 131 में सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार है। 32 में सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करेगा, नो डाउट आप सबको याद होगा। 226 में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट रिट जारी करता है ना कि सुप्रीम कोर्ट। और आर्टिकल 243 में राष्ट्रपति जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट से किसी प्रकार की कानूनी सलाह है वो मांग सकता है। आर्टिकल हम लोग सवाल नंबर 6 पर बढ़ेंगे और 6 हम लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए यहां पर भारतीय संविधान के कौन से राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का अधिकार है? तो राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का अधिकार आर्टिकल 19A में हम लोगों को स्पष्ट रूप से यहां पर देखने को मिलेगा। ये आप लोगों को याद होना चाहिए था, ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा भी था इसको। चलिए सवाल नंबर 7 पर पढ़ेंगे और सवाल नंबर 7 है, हाल ही में पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। पुडुचेरी के उपराज्यपाल, आपको पता है पुडुचेरी एज ए यूटी के रूप में काम करती है, केंद्र शासित प्रदेश भारत का पुडुचेरी।
अब ये जो पुद्दुचेरी है आप लोगों को याद होना चाहिएगा, इसके जो यहां पर एलजी यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल कौन चुने गए, तो के कैलाशनाथन। कौन चुने गए? के कैलाशनाथन, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। इसी में ये इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है कि शायद इसमें से भारतीय सेना में एक प्रश्न हम लोगों को, कॉन्स्टिट्यूशन वाला हिस्सा है उसमें से हम लोगों को देखने को मिल सकता है। हमारी प्रायोरिटी यही है कि हमें बिल्कुल, हमारा टारगेट है 42 नहीं, मैंने फर्स्ट स्लाइड में यही डाला था, 42 नहीं 45 सवाल, हमारे सवाल बिल्कुल सही होना चाहिएगा रिटन एग्जाम में। ये हमारे सवाल का राइट आंसर रहेगा। सवाल नंबर 8 पर आते हैं। सवाल नंबर 8 जो हम लोगों को इस तरीके से देखने को मिलेगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार के समान अवसर, अब यहां पर बोला है सार्वजनिक रोजगार के समान अवसर में समान अवसर जो है के अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, ये हम लोगों को देखने को मिलेगा। आर्टिकल 13, आर्टिकल 13 में क्या है? अल्पीकरण की प्रक्रिया। अल्पीकरण की जो प्रक्रिया है, अल्पीकरण की प्रक्रिया जो है ये हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। अब इस तरीके से सोचो, अल्पीकरण की प्रक्रिया में कई बात आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, लेकिन आर्टिकल 13 ये समझ लो, ये सरकार भारतीय संविधान जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, हमारे मूल अधिकार, यदि सरकार इनको निलंबन करना चाहे, इनमें से किसी फंडामेंटल राइट्स को हटाना चाहे, तो आर्टिकल 13 ढाल बनकर खड़ा रहेगा। नहीं, मैं इसमें संशोधन नहीं होने दूंगा, इसको नहीं हटने दूंगा। तो हम बोलते थे एक दीवार की भांति जो कार्य करता है आर्टिकल 13, वो हमारा फंडामेंटल राइट्स है। और आर्टिकल 13 में इस बात के अल्पीकरण की प्रक्रिया 26 जनवरी 1950 को देश आजाद भारत में संविधान लागू हुआ। संविधान लागू होने के बाद भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है। कई प्रकार के भारत में धार्मिक लोग रहते हैं। हर धर्म के नियम कानून ऐसे ही चलते रहेंगे। हर एक धर्म में नियम कानून है, मुस्लिमों में अलग है, हिंदू में अलग है, क्रिश्चियन में अलग है, सब में अलग अलग प्रकार के कानून। तो हर धर्म के कानून ऐसे ही चलते रहेंगे जब तक यदि किसी प्रकार के धार्मिक नियम या कानून ने भारतीय लोगों के मूल अधिकार, उस धर्म से रिलेटेड लोगों के मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया, जब तक वो धार्मिक रूल जो है वो ऐसा ही चलता रहेगा। अगर उसने उल्लंघन किया तो सरकार उसे नियम या कानून बनाकर, जो वर्तमान में केंद्र सरकार या उस समय तात्कालिक जो भी सरकार रहेगी, वो उस सरकार उसको 2/3 बहुमत से लोकसभा और राज्यसभा में लाकर उसको क्या कर देगी? समाप्त कर देगी। इसी का मतलब होगा अल्पीकरण की प्रक्रिया। आप लोगों को याद होना चाहिए आर्टिकल 15 इस बात को क्लियर मेंशन है, धर्म, यहां पर क्लियर मेंशन है, धर्म, जाति, मूल, लिंग और विभेद, इन पर कोई हमसे असमानता नहीं कर सकता। ये हम सभी क्या हैंगे? इसमें समान होंगे। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर हम सब एक है, लेकिन आज एक नहीं है, इस बात को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। मूल, कहां पर हमारा जन्म हुआ, लिंग, महिला पुरुष, सबको समानता रखनी पड़ेगी। विभेद, काले गोरे का भेद नहीं, दिलों से हमारा जो नाता है, तो ये इस प्रकार से है। आर्टिकल 14 आप सभी जानते हैं, समानता का अधिकार है, यानी कानून के समक्ष जो कानून है, कानून के समक्ष जो है हमें समानता, हमें क्या रखनी पड़ेगी? हम लोगों को समानता यहां रखनी पड़ेगी। आर्टिकल 16 इस बात को लेता है, सार्वजनिक में लोक नियोजन में, जो लोक नियोजन की प्रक्रिया होगी, लोक नियोजन में समान अवसर, ये किसकी बात करता है? लोक नियोजन में समान अवसर की बात करता है। तो यही हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहां पर होगा। मैं मान के चलूंगा आप सभी को समझ में आ रहा होगा। इस क्लास को जरूर शेयर करिएगा अपने दोस्त लोगों के साथ, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप जरूर करेंगे, मैं मान के चलूंगा। सवाल नंबर 9 पर हम लोग चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 9, धर्मनिरपेक्ष शब्द को संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान के उद्देशिका में जोड़ा गया। उद्देश्य का मतलब भारत की प्रस्तावना, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व लोकतंत्र बनाने के लिए मिकी फाल्गुन एकादशी को इस तारीख को एकत्रित हुए। हालांकि मुझे, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, मुझे भी पूरी याद नहीं, लेकिन इसी प्रकार से हमें भारत की प्रेम्बल, भारत की प्रस्तावना देखने को मिलती है। और ये जो भारत की प्रस्तावना, इसमें जो प्रस्तावना धर्मनिरपेक्ष शब्द को संशोधित कर इसमें समाजवादी, कौन सा शब्द? समाजवादी, पहले धर्मनिरपेक्षता फिर समाजवादी बना दिया गया। एक पंथ निरपेक्ष, इसकी जगह पंथ निरपेक्ष जोड़ दिया गया। और एक आप लोगों का अखंडता, कौन सा? अखंडता। ये तीनों शब्द ही भारतीय प्रस्तावना में जोड़ दिए गए। और ये कब जोड़े गए थे? ये 42वां संविधान संशोधन 1976 को यहां पर जोड़े। उस समय तात्कालिक जो प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, कई
मैं अब यहां पर वो बात नहीं छेड़ूंगा कि वर्तमान में सत्ता या विपक्ष बोल रहा है कि संविधान खतरे में। संविधान कब खतरे में था? संविधान मेरे भाई अब खतरे में था जब आप लोगों ने इतने सारे बदलाव भारतीय संविधान में किए। हालांकि राजनीति से मेरा कोई फायदा नहीं है। राहुल जी हमारे हमारे बड़े भाई हैं, नरेंद्र मोदी जी हमारे दादाजी के समान आदरणीय हमारे सामने, तो इनके बारे में हमें बात नहीं करना है। इसलिए समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों आप लोगों को याद होना चाहिए। 42 संविधान संशोधन 1976 के तहत ये जो बदलाव यहाँ पर किया गया था, तो ये कब था? 7वें पहले 24वें या 42वें संविधान के तहत ये कर दिया गया था। और 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 या 42वां संविधान संशोधन 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, इसको क्या कहा जाता है? इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा बदलाव इसी आर्टिकल के तहत हुए थे। ये आप लोगों को याद होना चाहिए। चलिएगा सवाल नंबर 10 पर चर्चा करते हैं। उस सवाल नंबर 10 हमें देखने को मिलेगा, भारतीय संविधान की सभा की अंतिम बैठक सही तिथि बताइएगा। अब ये सवाल इतना सिंपल है, कितनी बार आप लोगों को पढ़ा है। 2 सवाल में चाहूंगा आप सभी जवाब दे। इस सवाल का जवाब सभी का होमवर्क है। इस सवाल का जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिएगा। हर व्यक्ति इस सवाल का मुझे जवाब देगा। चलिएगा सवाल नंबर 11 पर चर्चा करेंगे, धन विधेयक प्रस्तावित किया जा सकता है। अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को पढ़ाया भारतीय संविधान में आर्टिकल 110, आर्टिकल 110 में हमें धन विधेयक देखने को मिलेगा। तो धन विधेयक प्रस्तावित किया जा सकता है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, संसद के किसी भी सदन में, न तो लोकसभा में और न ही राज्यसभा में। धन विधेयक पेश तो करना पड़ेगा ना। तो भाई धन विधेयक की जांच कौन करता है? धन विधेयक की जांच लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये आप लोगों को याद होगा। जितने भी ऑफलाइन वाले हैं ना यार, तुम तो बता देना इसका आंसर। तुम लोगों को याद होगा, जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो धन विधेयक की जांच करता है। अगर लोकसभा जो अध्यक्ष है वो धन विधेयक की जांच करता है, तो न तो इसको लोकसभा में और न ही राज्यसभा है। तो ये तो गलत हो गया। अगर ये कॉन्सेप्ट याद है, संसद की किसी भी सदन में, ये बात बिल्कुल गलत होगी। राज्यसभा में नहीं, बल्कि केवल लोकसभा में। लोकसभा में धन विधेयक को पेश किया जा सकता है, लेकिन धन विधेयक में केवल लोकसभा में ही पेश किया जाएगा। अगर हम मानते हैं कि राज्यसभा हमारा जो सदन होगा वो किस प्रकार का सदन है? उच्च सदन। अगर राज्यसभा हमारा उच्च सदन है, तो हमने उसकी गरिमा बनी रहे, हमने लोकसभा से उठाकर जो हमारा जो धन विधेयक है उसको राज्यसभा भेज दिया। राज्यसभा उसको हाँ या ना करने पर समक्ष नहीं, न तो हाँ कर रही ना कर रही। अगर वो हाँ ना नहीं कर रही, राज्यसभा ने धन विधेयक पास नहीं किया, रिटर्न नहीं लौटा, तो भी यदि वो लोकसभा से निकल के पारित होने के बाद राज्यसभा में गया, तो 14 दिन तक रखा जाए तो ऑलरेडी पास हो जाएगा। तो बड़ी बात नहीं है। तो वो केवल कहां पर पास होता है? धन विधेयक केवल लोकसभा में ही आर्टिकल 110 के तहत पेश होता है। ये आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। आर्टिकल सवाल नंबर 12 पर बढ़ेंगे। और सवाल नंबर 12 जो हम लोगों को देखने को मिलेगा, भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा निर्वाचित किया जाए? राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा, संसद के सदनों और विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा, या संसद के दोनों सदनों के द्वारा। आप लोगों को दोस्तों याद रखिए, जो भारत के उपराष्ट्रपति होंगे, भारत के उपराष्ट्रपति को दोनों के द्वारा यहाँ पर नियुक्त किया जाता है। यानी मतलब इनका निर्वाचित होता है। ये आप लोगों को याद होना चाहिएगा। जिसमें राज्यसभा के सदस्य भी शामिल होते हैं, राज्यसभा के भी सदस्य शामिल होते हैं, और इसमें लोकसभा, इसमें क्या कौन से होते हैं दोस्तों? इसमें लोकसभा के भी सदस्य शामिल होते हैं। ये आप लोगों को याद होना चाहिए, दोनों सदनों के। ठीक है। जब वहां पर हम लोग भारत के राष्ट्रपति पर चर्चा कर रहे थे, तो वो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, हर राज्य की विधानसभा, पुद्दुचेरी और दिल्ली, इन सब की विधानसभाओं के निर्वाचित, लोकसभा और राज्यसभा के केवल निर्वाचित, मनोनीत नहीं, राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंटमेंट किए वो नहीं, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होगा। तो आई रिपीट, पुद्दुचेरी, दिल्ली, इन दोनों विधानसभाओं के निर्वाचित, हर राज्य की विधानसभा के निर्वाचित, और लोकसभा और राज्यसभा के भी केवल निर्वाचित सदस्य महामहिम राष्ट्रपति के चुनाव में वोट करते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सीन अलग है। यहाँ उपराष्ट्रपति में संसद के दोनों सदनों के जो सदस्य होते, चाहे निर्वाचित है चाहे मनोनीत, ये दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। ये आप लोगों को याद होना चाहिए। सवाल नंबर 13 पर चर्चा करेंगे। और सवाल नंबर 13 इस प्रकार से है, जब भारत में जब संविधान के अतिक्रमण, उल्लंघन में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो, तो आरोप लगाया जा सकता है केवल लोकसभा के द्वारा। यानी मान लो, इस तरीके समझो, महामहिम राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है संविधान का अतिक्रमण किया गया। आपको लग रहा है कि भारत के राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण कर रहे हैं। यदि भारत के राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण कर रहे हैं, तो हम एक काम करो, हम उनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया लेकर
प्रक्रिया लेकर आओ, 14 दिन पहले उनको सूचना दे दो, हम आपके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया लेकर आ रहे हैं। तो ये पूछा है इसको कहां लाया जा सकता है, क्या केवल लोकसभा में? नहीं, संसद के दोनों, संसद के किसी भी सदन में, हाँ ये बिल्कुल सही है। केवल राज्यसभा में ये नहीं है, केंद्र, ये सब संसद के दोनों सदनों के सदन, चाहे हम लोकसभा में भी ला सकते हैं इनको हटाने की प्रक्रिया, और राज्यसभा में डाल सकते, लोकसभा में और राज्यसभा दोनों में ला सकते हैं, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी ही हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 13 पर बढ़ेंगे, और सवाल नंबर 13 है कि स्वर्ण सिंह समिति ने भारत के संविधान में निम्न में किसमें शामिल करने पर सिफारिश की। अब ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति, नोट कर लीजिएगा इसको, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 में इन्होंने, इनके तहत हम लोगों ने भारत में मौलिक कर्तव्य, जो मौलिक कर्तव्य है जो है, ये जो हमने रूस से लिया है, मौलिक कर्तव्य का प्रावधान हम लोगों ने कहां से लिया है? सोवियत संघ जो वर्तमान में रूस है, इससे लिया है। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत हम लोगों ने क्या किया था कि यहां पर हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़े गए थे। प्रेम्बल आप लोगों को याद है, भारत की प्रस्तावना पर है। मूल अधिकार आप सभी को पता है कि हम लोगों ने अमेरिका से ही मूल अधिकारों का प्रावधान लिया है, नो डाउट आप सबको याद होगा। संवर्त सूची आप लोगों को याद है हमने कहां से लिया है, तो स्वीकृति है जो आप लोगों को याद होगा। आइए सवाल नंबर 15 पर चर्चा करेंगे, और सवाल नंबर 15 इस प्रकार से, संविधान के प्रारंभ होने के बाद कौन से अधिनियम के नागरिकता पाने के अधिकार संबंधित प्रावधान है? तो नागरिकता अधिनियम 1952, ये इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा, शायद कहीं स्टूडेंट ने पहली बार पढ़ा होगा। सवाल नंबर 16 आप सभी के होमवर्क में, आपातकाल के समय कौन से अनुच्छेद के तहत निलंबित नहीं किया जा सकता, ये आप लोगों का सवाल है। 4 ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो मैं चाहूंगा जो प्रैक्टिस सेट नंबर 24 का ये अंतिम प्रश्न है होमवर्क में, आप सब कमेंट सेक्शन में आप सभी का जवाब चाहूंगा। और अगर आप लोगों को याद हो तो लिखने की आवश्यकता नहीं, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट को याद नहीं है तो प्लीज लिख लीजिएगा, एक बार और क्लास को सुन लीजिएगा, दिमाग में सही तरीके से बैठ जाएगा। और आप सभी का 2025 में भारतीय सेना की वर्दी यदि आप लोग पाना चाहते हैं 100% रूप में, तो भाई पढ़ो, बार बार रिवीजन करो, लिखो, नोट्स बनाओ, जैसे भी आप लोग याद कर सकते याद करो। क्लास नहीं हो पाई थी, मैंने आप लोगों को बोला थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम था। अब से मेरी कंटिन्यूसली क्लासेस आप लोगों को देखने को मिलेगी। आप सभी मेरे साथ जुड़े, आप सभी मेरे पार्थ एकेडमी संस्थान के साथ जुड़े, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 25 में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय पार्थ।